हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्तिया क्लासेस। फिर से दोस्तों आप लोग के सामने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार एसएससी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं और जो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग, जो आपके साइंस में ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है वो सारी चीज़ आपको इसमें मिलेगी। साथ में आपको वैसा ऑप्शन मिलेगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बोल दूं क्योंकि आपको एक विश्वास हो जाए कि कोई लप्पू चप्पू आके पढ़ा नहीं रहा है। मेनली बात यही होता है ना, कोई आके पढ़ा देता है तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता देता हूँ विश्वास करने के लिए। ये कोई चीज़ बड़ी बात नहीं है, आप विश्वास करने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं अपना वो काउंट नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, एरा गरा नथु गहरा को भी है ना आके पढ़ा देता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि मेरा सिलेक्शन 2446 एसआई में हो रखा है। अब मेरा ही नहीं, मेरे ग्रुप तो बोलना दूर की बात हो गया, चारों रूममेट सब एसआई बना हुआ है। ये सब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो आपको एक विश्वास हो जाए। इसमें रैंक 1 भी है मेरे मित्र, ईएसआई में यूपी एसआई भी हैं, कई लोग हैं। क्योंकि बेनिफिट क्या होगा आपको कि जितने भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे और जितने भी क्वेश्चन बन के आते हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा सारे नोट्स से। इससे काफ़ी बेनिफिट होगी। ये बस आपको विश्वास के लिए कि कहीं ना कहीं आपको विश्वास हो जाए कि जो पढ़ाने वाला बंदा सामने खड़ा है वो आपको सही से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन हर दिन के भांति हम लोग क्या करते हैं, एक कटअप बनाते हैं कि जनरल के लिए कितना होना चाहिए साइंस में, ओबीसी के लिए कितना होना चाहिए, ईबीसी प्लस में ईडब्ल्यूएस और साथ में अन्य का कितना कटअप होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का टारगेट है कि एग्ज़ाम में 20 प्लस करके आना। अगर 25 क्वेश्चन पूछे तो गारंटी मैं नहीं लेता कि कितना पूछेगा। सिलेबस में दे रहा है 25, मे बी आपका 22 से पूछ दे, 20 से पूछ दे, आपका 28 से पूछ दे। तो तैयारी 90% का मैं बोल रहा हूँ कि 90% का साइंस का आपको यहीं से हो जाएगा, कहीं और घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप घूम सकते हो, आपका इच्छा है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप यहीं पे आप रुक जाओगे। ठीक है, चलिए आपका 18 रहेगा, आपका 16 रहेगा, आपका 15 रहेगा, आपका 14 रहेगा। ये 14 नहीं है, ये प्लस में है, ये सब प्लस में है। आपको इसे एक्स्ट्रा करना है। अब पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जितने भी उपकरण है वो आपको याद करना है, क्योंकि आपको डेली 1 नंबर बढ़ाना है साइंस में। आज का होमवर्क क्या रहेगा आगे हम अपने वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले के समीप कौन सा धारा निर्मित होगा। आपसे यही पूछा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि पानी का फॉर्मेशन कैसा होता है दोस्तों। तो पानी का फॉर्मेशन होता है H2O से। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि O के पास में जो बुलबुला बनेगा और H के सामने जो बुलबुला बनेगा उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। किस इलेक्ट्रोड दोस्तों, इलेक्ट्रोड हो गया और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऑक्सीजन के समीप जो बुलबुला निकल रहा है, जो निकलेगा बुलबुला, और हाइड्रोजन के पास जो निकलेगा बुलबुला वो क्या होता है, वो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो सर्वप्रथम हमको याद रखना है कि ऑक्सीजन के समय में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, आपका प्लस होता है, जबकि हाइड्रोजन के पास क्या होगा, आपका निगेटिव होगा, धनात्मक ऋणात्मक। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब भी बात हो जाए पानी का, उसमें करंट फ्लो करेंगे और जो बुलबुला बनेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन के पास में बुलबुला बनेगा, वो धनात्मक होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग कि एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा। मतलब कि एक वस्तु कब विश्राम अवस्था में कहलाएगा, जब वो किसी को छोड़ देगा। जब कोई आपको छोड़ देगा तो अब क्या हो जाएगा, आप स्टेबल हो जाइएगा, रुक जाइएगा। तो यही चीज़ आपसे पूछा जा रही है चीज़। उम्मीद करते हैं कोई किसी को ना छोड़े, राइट टाइम पे छोड़े। एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में
परिवर्तन नहीं करता है। भाई मेरे समझ लीजिएगा, समय और स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, आपका स्थिति वही बना रहेगा, आपको कोई छोड़ के चला जाएगा। तो अपना समय, अपना स्थिति को हमेशा व्यर्थ ना करें, उसको समय से और स्थिति में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहे, अपने जीवन को आगे आप बढ़ाते रहे। आप इस क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं, लाइफ स्टोरी भी ये कहानियाँ बना सकते हैं कि जब भी कोई विश्राम अवस्था कब रहता है, जब उसका समय और स्थिति दोनों रुक जाता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जाइलम एवं फ्लोएम क्या होते हैं? सबसे पहले आपको जानना है कि ये पादप उत्तक होते हैं, पादप संवहनी उत्तक होते हैं। कैसा होता है? पादप संवहनी उत्तक होता है, पादप संवहनी उत्तक इसको बोलते हैं, संवहनी उत्तक। जल का काम क्या होगा वो अब देखिएगा, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जड़ से जो जल लेके आता है वो कौन लेके आता है? जड़ से जल लेके कौन आता है? तो बाबू वो जाइलम लेके आएगा। जल का चलन जो करता है पूरे पौधे में, जाइलम करवाता है। खनिज यूनिज को कौन करवाएगा? जाइलम। जबकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में, जो खाना निर्मित होता है पत्तियों में, वो खाना जो बन के दोस्तों वो पूरे पौधे में कौन लेके चलन करवाता है, कौन लेके घूमता है? तो वो फ्लोएम होता है। तो बस वही चीज ध्यान रखना है कि चालन जो चल के जा रहा है, जल को ऊपर कौन लेके जा रहा है? खुद से जल नहीं जा रहा है, उसको जाइलम उत्तक लेके जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालन उत्तक हो जाएगा। 2 पॉइंट। या तो आपसे ये पूछेगा कि जाइलम और फ्लोएम क्या किस उत्तक संबंधित आपका पादप हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि जल को जड़ से ऊपर कौन लेता है? जाइलम लेके जाता है। खाना कहाँ बनता है? जो खाना बन गया पत्ती में, वो खाना को पूरे पौधे में कौन लेकर जाता है? वो फ्लोएम होता है। इसे संवहनी उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो 3-4 पॉइंट आप इसे प्रश्न में आप देखे होंगे। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे कि बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है कि अब सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही नहीं होगा कि बहुमूर्तिदर्शी क्या है, लेकिन बिहार एसएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन। अगर आप ये समझ जाओगे तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लप्पू चप्पू वाला क्वेश्चन हो जाएगा। वो सचिन जो लप्पू चप्पू है ना, वही हो जाएगा। आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसमें जो लास्ट सीन था सर्कस वाला, इसमें अक्षय कुमार विलेन जो था तोतला सेठ, जो शीशे में घुस जाता है, अब काफ़ी इमेज नहीं बन जाता है, तो वही ये है। मतलब 2 शीशे के सामने खड़ा हो जाओ और कितना फिगर बनेगा आपको पता ही हो जाएगा। काफ़ी फिगर बनता है, उसी को बोलते हैं बहुमूर्तिदर्शी बोलते हैं। तो ये कौन सी घटना पे आधारित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब तो आपके लिए आसान हो गया होगा। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुलित परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलित परावर्तन हो जाएगा। ओके, अमूमन देखिएगा दर्पण में ये क्या होता है? परावर्तन घटना होता है। हमेशा ध्यान रखना, लेंस में कभी मत मारना, लेंस में कभी मत मारना। ये सारी घटना जितनी भी परावर्तन घटना हमेशा दर्पण में ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे चलते हैं हम लोग कि यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को या तो नष्ट कर देगा या रुद्ध कर देगा, वो क्या कहलाते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये हम लोग का आम जिंदगी का क्वेश्चन है। हमेशा जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिहार एसएससी, वो कुछ नया टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे वही पूछेगा जो प्रयोग में, जो आपके आसपास में घटनाएं घट रही है। जैसे ये देखो, खाना गल सड़ हो रहा है, खाना जो आसपास में हमको घर में दिखेगा तो दीमक लग जाता है, या फ्रिज में खाना नहीं तो खाना खराब हो जाता है। तो सब क्या है? आपके आसपास घटनाओं घट रहा है, उसी से ये प्रश्न बन के आता है दोस्तों। तो यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्ध करते हैं क्या कहलाते हैं? आपको पता है, और बैक्टीरिया पे हमला कर रहा है तो हम लोग कौन सा मेडिसिन खाते हैं? तो एंटीबायोटिक खाते हैं। क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक। उसी का नाम क्या है हिंदी में? एंटीबायोटिक इसको बोला जाता है, प्रतिजैवी को बोला जाता है। ठीक है, बाकी देखो दोस्तों, देखेंगे अगला क्वेश्चन कि नए जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हो गया है? नया जीव संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 हो जाएगा। फिर दोस्तों कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि 1973 में कौन सी घटना हुई है और 1992 में। ऐसे तो बहुत है, 1994 है, 1994 सॉरी
1974 होता है, 1980 होता है, लेकिन दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे 73 वाला याद करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं दूंगा आप याद नहीं कर पाओगे, ज़्यादा मैं दूंगा आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना हो जाएगा कि 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम, बाघ संरक्षण अधिनियम होगा। जबकि जब बात हो जाए दोस्तों, जबकि बात हो जाए बाघ के बारे में 1992 में क्या हो जाता है, हाथी, 1992 में हाथी संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथी संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है बाघ के बारे में, संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो बाघ हो गया आपका, हाथी हो गया, दोनों याद करना है। जो मेन पॉइंट क्या है 1972, ये भी आपको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशु की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों या तो वो पशु हो चाहे वो क्या हो, इंसान हो, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो, दोनों में क्या होता है, भोजन। कच्चे माल के रूप में क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन लेते हैं। जो भोजन हम लोग खाना खाते हैं, जो पचता है छोटी आंत में, उसके बाद वहाँ से क्या होता है, उसका वहन होता है और सभी कोशिकाओं के पास पहुँचता है, और कोशिकाओं से तो मिलता है ऊर्जा हम लोग को। कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे अब वो कोशिका के अंदर में खाना पहुँचता है तो हम लोग क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो वही पूछ रहा है कच्चा माल कौन हो जाएगा, तो भोजन हो जाएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार का होता है, अमीबा का आकार का होता है। दोस्तों सिंपली आपको जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स और अन्य क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और दोस्तों आपको पूछा गया है कि प्लाज्मा क्या होता है, तो ये रक्त का तरल भाग है। क्या भाग है, तरल भाग है। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। यह आकार क्या होता है, वो इसका भी लाल, मतलब कि इसका भी आकार आपको गोल टाइप का होता है, निश्चित होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का होता है अनिश्चित होता है, या इसको अमीबा बोल सकते हैं, अमीबा का आकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। यह होगा डब्ल्यूबीसी का। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कोआ कोशिका जो अमीबा का आकार का होता है, आप खुद बता दो। अभी आप देख लिए ना, तो श्वेत रक्त कोशिका होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, या उसका आकार बोले तो एक अमीबा जैसा हम लोग बोल सकते हैं। एग्जाम में आरबीसी का अगर पूछ देगा, आप गोलाकार नहीं बना सकते हो, आपसे प्लाज्मा पूछ देगा तो आप तरल नहीं लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय शहर में नीलांचल हिल्स, ये कौन सा साइंस का क्वेश्चन हो गया, नीलांचल हिल्स। दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंदौर नहीं जाएगा, बरेली नहीं जाएगा, गंगटोक गुवाहाटी में। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वैसे मैं तुक्का लगाता हूँ इसमें, गुवाहाटी गंगटोक, गुवाहाटी पे लगाता हूँ। नीलांचल हिल्स कि साउथ में पड़ता है, पता नहीं साउथ में को लग रहा है, छोड़ इसको, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है ना, क्या इसका आंसर जा रहा है मुझे नहीं पता है। नीलांचल हिल्स के बारे में पूछा जा रहा है, आई थिंक गुवाहाटी होना चाहिए, नहीं तो साउथ में होना चाहिए अगर इसमें से देखें तो। अगला क्वेश्चन है कि किसमें लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा का विघटन करता है। सिंपली दोस्तों एंजाइम का काम क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो जटिल रूप में रहता है। पर ये चीज़ समझिएगा, फिर हम लोग इस पे आ जाएंगे। ठीक ना, क्वेश्चन का फॉर्म बाद में समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि खाना जो हम लोग खाते हैं वो जटिल फॉर्म में होता है। एंजाइम क्या करता है, इसको सिंपल फॉर्म में ला देता है। एंजाइम सिंपल फॉर्म में लाता है। तो सिंपल फॉर्म में कौन लाएगा, तो हमेशा एंजाइम लाता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सा ग्लैंड में बाबू लिंगोलाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। जो भोजन हम लोग लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें वास्तव में 3 चीज मुख्य, जो मुख्य रूप से होता है भोजन में, वो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं पहला, दूसरा क्या होता है, प्रोटीन होता है, और थर्ड क्या होता है आपका, वसा होता है, वसा होता है। इसी को सिंपल फॉर्म में कौन तोड़ता है, तो एंजाइम तोड़ता है।
कौन तोड़ेगा? तो एंजाइम। तो अभी कौन सा तो टूट रहा है? तो वसा को। कौन तोड़ेगा? तो एंजाइम ही टूटेगा। तो ये एंजाइम का सिकुड़न कहाँ से हो रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये लार ग्रंथि से होता है। क्या होता है? लार ग्रंथि से होता है। अभी देखिएगा इसमें से कई महत्वपूर्ण इसमें एंजाइम है, जैसे कि अम्मा से जो महत्वपूर्ण एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन निकलता है, छोटी आंत से 5 निकलता है, पंक्रियाज से निकलता है 3 महत्वपूर्ण एंजाइम। सब क्या करता है? तो जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टूटेगा किसमें? ग्लूकोज में टूटेगा। प्रोटीन किसमें टूटेगा? तो अमीनो अम्ल में टूटेगा। वसा क्या होता है? तो ग्लिसरॉल में एवं फैटिक एसिड में टूटता है। तो अभी आगे मिलेगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। सिंपली आप समझ लीजिएगा, ये हो गया कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, ग्लिसरॉल एवं फैटिक एसिड क्या हो गया, ये सब इसका सिंपल फॉर्म होता है। और कौन तोड़ेगा? तो एंजाइम तोड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जटिल खाद्य पदार्थ डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थ में विघटित होता है। अब फिर आगे क्या? एंजाइम क्या करता है? कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में कौन तोड़ेगा? ऐसा मत करना कि रोटी को खुद से तोड़ के और उसको मूसर में कूट कूट खा जाना, तब भी दोस्तों क्या हो? जटिल ही रहेगा। जब तक उसमें एंजाइम काम नहीं करे तब तक वो सिंपल नहीं बनता है। अपने मन से उसको थूर थूर के मत खा लेना, वो फिर क्या कहते हैं उसको सरल सिंपल नहीं बनता है। ठीक है ना दोस्तों? क्या होता है? एंजाइम होता है। बाकी आपको एग्जाम में जीवाणु से क्वेश्चन आता है, कवक से आता है। कवक का अध्ययन क्या बोलते हैं? तो माइकोलॉजी भी बोलते हैं। जीवाणु का अध्ययन क्या बोलते हैं? जीवाणुलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। जीवाणु का पिता ल्यूवेनहॉक होता है। फिर दोस्तों ये क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर बोलते हैं। जबकि ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। मैंने ये क्यों बोला कि जीवाणु से आपको काफ़ी क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा कि इसमें एक कोशिकीय होता है, एक सेल वाला होता है। अब जीवाणु इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक आपका नहीं होगा। किसमें? जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा। मैं क्यों बोला? क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन। लेकिन ये बाबू आपको याद रहेगा, आप आसानी से आगे बढ़ जाओगे। बहुत बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन आपको अगर ये देख रहे होगे आपको अभी से ये पता हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपापचय एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें होगा अनुपस्थित? पता है आपको? आप जानते हो कवक क्या होता है? कवक बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवाणु क्या होता है? तो एक कोशिकीय होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है। थर्ड क्या होता है? विषाणु बिना कोशिका का होता है, बिना कोशिका का इसका निर्माण होता है। इकलौता प्राणी जो कोशिका का नहीं बना होता है। पूरे विश्व में जो आपको जंतु है, पादप, सब कोशिका से बना होता है, लेकिन विषाणु क्या होता है? बिना कोशिका का। इसे क्या बोलते हैं बाबू? अकोशिकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकोशिकीय बोलते हैं, अकोशिकीय बोलते हैं। जब इसमें कोशिका होगा ही नहीं तो एंजाइम कहाँ से मिलेगा? कहानी खत्म हो गया ना। इसमें तो कोशिका भी नहीं है तो एंजाइम भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जाएगा। तो उपापचय एंजाइम किसमें अनुपस्थित होगा बाबू? तो विषाणु में क्या होगा? नहीं होगा, बाकी तीनों में होगा। कौन सा? उपापचय, मेटाबॉलिक एंजाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का आपका होमवर्क है, क्या सभी महत्वपूर्ण अयस्क याद करोगे? ये आपका होमवर्क है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो बिहार एसएससी के लिए, अगर आप मेरा बात मानना चाहते हो तो डेली एक होमवर्क मैं दूंगा स्टैटिक फैक्ट के रूप में। आप याद करो, 15 दिन में आपका स्कोर जो मैं कटअप बना रहा हूँ ऑटोमेटिक आपको मैं पार करवा दूंगा। चाहे वो किसी का टेस्ट लगाओ, आपका स्कोर 15 दिन और 1 महीना टारगेट दूंगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि अल्लाइट निम्न में से किसका यस्क है? आपको पता होगा कि थोरियम का है। थोरियम का अन्य इसका नाम क्या है? मोनोजाइट है। क्या है? मोनोजाइट है। तो आप इसे भी याद रखोगे। रेडियम का क्या है? पिंच ब्लेंड है। ठीक है। यूरेनियम का कार्ने टाइट है। आप
ये 3 महत्वपूर्ण अयस्क याद रखोगे, कार्नेटाइट, पिंच ब्लेंड, मोनोजाइट। जबकि अलाइट भी इसी का महत्वपूर्ण अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। मेढक में कौन सा दांत पाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण है, सिंपली ये स्टैटिक्स फैक्ट के रूप में आता है कि मेढक में कौन सा दांत होता है। होमोडोंट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होमोडोंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप ये समझिएगा, 1 से जाना हम लोग को 7 जाना है, फिर जाना है 14 जाना है। 14 यहाँ पे आपका 1 हो गया। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रबल, फिर अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? प्रबल लिखूँगा। मतलब यहाँ पे जो वस्तु होगा उसमें शक्ति सबसे ज़्यादा होगा। और आपको पता है कि 1 से 7 के बीच में अम्ल होता है कि क्षार होता है? ये आपका pH होता है, ये अम्ल कहलाता है, ठीक ना। और 7 से 14 के बीच में क्या होता है? आपका क्षार होता है। मतलब जो 1 के आसपास में जो अम्ल होगा वो काफ़ी प्रबल होगा, मजबूत होगा। जो 14 के आसपास में जो आपका क्षार होगा वो काफ़ी मजबूत और क्या होगा? प्रबल होगा। और pH के बारे में जानकारी कौन देते हैं बाबू? तो सोरेनसेन देते हैं, सोरेनसेन देते हैं। अब देखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछ रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू कितना होता है? तो 14 के आसपास होता है। जब 14 के आसपास होगा तो अम्ल होगा, क्षार होगा? आप बोलोगे भैया ये क्षार होगा, क्योंकि 7 से 14 के बीच में है। ठीक है कहाँ पे? 14 के पास में है, तो क्या होगा? तो मजबूत क्षार होगा ना, ये क्षार के पास है, 14 के पास है, तो क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार ग्रुप में आ जाएगा। यही जब आ जाएगा कोई 8 के पास में तो क्षार होगा, लेकिन वो कैसा होगा? कमजोर होगा। तो आप इस तरीके से pH वैल्यू पता रहेगा तो कमजोर और क्षार कुछ ही पूछेगा, आप इसी यहाँ से क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कि दाब के लिए सूत्र क्या होता है? दाब का फॉर्मूला पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, तो काफी आसान क्वेश्चन आ गया। बल बट्टा में क्षेत्रफल हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? प्रति मीटर स्क्वायर होता है। या तो इसे ए भी लिख दो यहाँ पे। इसका अन्य एक इकाई भी होता है, पास्कल। ये 3 फॉर्म है, आप इसे याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक एकल मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान क्यों करते हैं? क्योंकि बीच में निर्वात की स्थिति बन जाती है, बीच में निर्वात की स्थिति बन जाती है। वो कौन सा आंसर होगा बाबू? देखिएगा, वो कुचालक रूप में, जो वायु जो बीच में फंस जाता है बाबू, वो उष्मा का कुचालक बन जाता है। या तो ऑप्शन देगा निर्वात, या बोलेगा वो कुचालक रूप में काम करता है। इसे आप ध्यान रखोगे ऑप्शन नंबर सी पे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद पट्टी का बारीक सिराव का आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है। सिंपली आपसे दोस्तों ये पूछा जा रहा है, देखो कितना मतलब कि ये आसान है क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज कितना टफ करके दिया है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है। अगर मैं बताऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझिए ये आपका क्या है? बाल्टी है और उसमें पानी से भरा हुआ है। क्या है? पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे एक सिक्का है, जो वास्तव में सिक्का की स्थिति ये है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये कहाँ पे दिखेगा आपको? ये एरिया पे दिखेगा। तो ये कौन सी घटना से होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बर्तन आप बर्तन में कि छड़ पानी में डाल दिए हैं, अच्छा टेढ़ा सीधा डालें, अब टेढ़ा दिख रहा है। अपवर्तन घटना होता है ना, चूंकि माध्यम चेंज हो रहा है, क्या वायु से आप पानी में जा रहे हैं, तो वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। इस सिक्का के वास्तविक स्थिति पूछ रहा है दोस्तों आपसे, तो क्या होगा घटना? तो वो अपवर्तन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? 7 से 8.4 तक होता है। कहाँ से? 7 से 8 दशमलव नहीं 7 से गलत हो गया, ये 7 से होता है 7.8 तक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और pH वैल्यू का खोज कौन किया बाबू? सोरेनसेन। अब ये 7 से 7.8 तक है, तो वैल्यू क्या होगा? अम्ल होगा कि क्षार होगा? बहुत गलती। 1 से 7 बोलेंगे तो अम्ल, 7 से 14 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये क्षार होता है। चलो
अगला क्वेश्चन है कि इलियम क्या होता है? तो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग या सबसे अंतिम भाग, कुछ भी बोल लो। यहाँ पे अंतिम भाग भी दे दे, यहाँ पे क्या देगा आपका लंबी भाग भी दे दे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो गया? नहीं कुछ। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, तब तक हम जल ग्रहण कर लेते हैं। पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन क्या कहलाता है? काफी मुश्किल लग रहा होगा ना? हाँ मुश्किल तो होगा। जीवद्रव्य तंतु कहलाता है, कुछ नहीं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जब पादप तक पढ़ोगे तो उसमें एक टर्म आएगा, क्या बोलता है? अंतर कोशिका, मतलब कोशिका के बीच में अंतर किस में ज़्यादा होता है? पैरेन्काइमा होता है कि कोलेनकाइमा होता है कि स्क्लेरेन्काइमा में होता है? चलो जो अंतर जो ये हो रहा है कोशिका में, अंतर बहुत दूर तक कोशिका है, उसको क्या बोलते हैं? इसी को जीव द्रव्य तंतु बोलते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन अभी नहीं, आपको क्वेश्चन बनता है कि जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा से किस ऊतक से पेड़ों को मजबूती प्रदान होती है? एस से स्क्लेरेन्काइमा, एस से स्ट्रॉन्ग, एस से स्क्लेरेन्काइमा, एस से स्ट्रॉन्ग। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सी से क्या होता है बाबू? कोलेनकाइमा होता है कोमल, जो देखते होगे बांस हो गया, चाहे आंधी में क्या होता है पत्ते, मतलब कि डाली नीचे झुक जाता है फिर उठ के खड़ा हो जाता है, टूटता नहीं है। वो किसके कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण होता है, वो कोमलता प्रदान करता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को नष्ट करता है। मतलब कि जो हम लोग खाना रखते हैं ना, संदूक नहीं बोलते हैं, भंडार गृह में रखते हैं, संदूक में नहीं रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोठी बोलते हैं। कोठी गाँव देहात में कोठी बोलते हैं। जो खराब करता है बाबू, देखिएगा वो कृंतक हो सकता है, पक्षी, पशु, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा एंजाइम भी होता है, और क्या होता है? जीवाणु और खमीर सब हो सकते हैं, कृमि भी हो सकते हैं, कीट भी। फ्रिज में नहीं रखोगे तो अब उसमें क्या हो जाएगा? जीवाणु का प्रयोग, मतलब जीवाणु को खराब कर देता है। अगर छत पर रखोगे तो पशु खा जाता है, खेत में है तो बाबू पशु पक्षी कुछ भी खा सकता है, तो इसमें से सभी जाएगा। अगला 23 है कि वन लेखक, सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश देखेंगे क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी होता है, क्रोमेटोग्राफी। अब कुछ बच्चों को पता चल जाएगा कि वास्तव में इसका आंसर क्या हो जाएगा। वन लेखक का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रण हो। सबसे पहले क्या कर रहा है क्वेश्चन कि वन लेखन से क्या होता है? तो मिश्रण अलग होता है। ये बात आपको क्वेश्चन से पता चल गया है। अब है कि इसमें से कौन सा घटक पृथक किया जाता है? जिसको डेंगू हुआ होगा, अभी जिसको डेंगू हुआ होगा उसको ये आंसर मिल गया होगा। कैसे मिल गया होगा? कि जब आपसे ब्लड लिया जाता है, लेके एक शीशी में डाला जाता है ना, छोटा सी शीशी में, और उसको मिलाया जाता है, तो वो मिश्रण को फिर बाद में अलग किया जाता है। वही है औषधि सम्मिलित रक्त नमूना को जो अलग करते हैं, उसमें किसका प्रयोग होता है? तो क्रोमेटोग्राफी का। तो आपका एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बनेगा? तो जो औषधि सम्मिलित रक्त नमूना होता है वो किस घटना से अलग होती है? तो क्रोमेटोग्राफी से होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मेरे जैसा। आगे बताइएगा, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ किस जंतु की श्रेणी में आते हैं? इधर क्लास है, उधर नहीं है, सरीसृप होता है। ठीक है, अभी आगे नहीं बढ़ना है, इसमें 3 कंडीशन याद रखना है। सांप श्वसन कहाँ से लेता है? नाक से, फेफड़ा से। सांप नहीं, अब मतलब देखो ये जितने भी है सरीसृप, सांप, कछुआ, छिपकली, सब कहाँ से लेगा श्वसन? फेफड़ा से। चलो ठीक है, तो इसके दिल में, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आपसे ये पूछ देता है, 3, 4, 5, 6 ऐसे पूछ देगा, तो 3 होते हैं। 6 तो अभी तक पढ़े नहीं किए हम, ठीक ना? या तो 3 पढ़े, 4 13 पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन मगरमच्छ में 4 होते हैं। यही पॉइंट ध्यान रखिए, ये अपवाद है सरीसृप का। हाँ जी, अस्थि आते हैं, उस पर देखेंगे। एक पॉइंट बनता है तापमान, देखेंगे इसका कि सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका तापमान बदलता है कि नहीं बदलता है। जैसे मनुष्य का तापमान हमेशा कितना रहता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, गर्मी चाहे ठंडा हो, यही ना रहता है। इससे ऊपर है तो क्या हो गया? बुखार समझते हैं। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ठंडा के मौसम में क्या होगा? तापमान अपना शरीर का कम कर लेगा, और जैसी गर्मी होगा तापमान अपना ऊपर कर लेता है। तो इसको रजाई कंबल की जरूरत नहीं पड़ती है ना? ध्यान रखिएगा, ये असमतापी होता है। असमतापी मतलब कि
वातावरण के हिसाब से अपना बॉडी का टेम्परेचर बना लेता है। तो रजाई कंबल की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हमेशा एग्जाम में यही 3 से पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन मगरमच्छ सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपका VVI है, ये आपका VVI है, क्योंकि इसमें 4 क्या होते हैं, चेम्बर होते हैं। अमूमन वास्तव में कितना होना चाहिए, 3, लेकिन इसमें 4, तो ये अपवाद है। तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में। आज का आखिरी क्वेश्चन है, वही है 180 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो। फार्मूला क्या होता है, C-0 बट्टा में 100 F माइनस 32 बट्टा में 180। निकालिए इसको, बताइए तो। अब देखिएगा F का वैल्यू दे रखा है 80 क्या हम लोग पूछ रहा है। जीरो तो आप कुछ काम नहीं इसका, तो हटा ही देते इसको। अब ये हो गया 5 हो गया, 9 हो गया ना, 9 C हो गया 5, 18 25 900 हो गया ना, 900 माइनस 32, 5 2 10, 160 हो गया। घटाइए और C काटिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। ये निकालने का तरीका है, आपका ऐसे क्या हो जाएगा 82.22 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा C-0 बट्टा में 100 F माइनस 32 बटा में 180। लेकिन अगर तापमान K में रहेगा तो K माइनस 273 बटा में 100 होता है। ये पता है C क्या होता है, 32 क्या होता है, 273 क्या होता है, ये होता है हिमांक बिंदु, जिस पे बाबू जमता है पानी। ऊपर में जो ये घट रहा है, ये सब क्या होता है, ये सब पानी जमता है। जबकि नीचे वाला क्या होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है आपका अंतर, मतलब कि खौलने का और क्या होता है जमने का, ये अंतर लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होपफुली आपको क्लास पसंद आया होगा। आप अपना कमेंट और चैनल को कमेंट बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।